गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका चंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ हिंदी व्याकरण जो जीआईसी मेंस का पेपर है जिसमें 100 नंबर का आ रहा है, ऑप्शनल तो आपका जो है वो तो आप सब उम्मीद है कि ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। जो हिंदी का है उसमें है 2 पार्ट है। थोड़ा सा क्योंकि समय कम है तो आप लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में ही डिटेल करेंगे, लेकिन बिना सिलेबस बताए जाना भी एक तरह से गद्दारी होगी आपके साथ। इसमें क्या है, व्याकरण है 50 नंबर का और निबंध है 50 नंबर का। तो जो निबंध वाला पोर्शन है ये आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो मैं यहाँ आपके साथ व्याकरण वाले पार्ट पे डिस्कस करने आया हूँ। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि व्याकरण में जो है हमारा जैसा कि 6 फरवरी को आप लोगों का पेपर है मेंस का, तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपकी भी सुविधा अनुसार और जिससे कि क्या हो कि आपका कोर्स कम समय में पूरी तरह से समराइज हो जाए और आप सबको भी पर्याप्त समय मिले एक बार फिर से पुनरावलोकन का। तो इसलिए इसको मैं पढ़ाने के दृष्टिकोण से सुविधा अनुसार, जैसा कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो अगर बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह से है। एक ऐसा पार्ट है जिसमें परिभाषाएं हैं, और क्या है, परिभाषाएं हैं कुछ आप लोगों को इसमें मिलेंगी, और इधर जो है इधर कुछ है जो आपको याद करने की चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो पार्ट है ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से। मतलब इसमें आपको याद करने का वो है, वो चंद्रा क्लासेस आपके लिए इतने समराइज वे में लाया है कि इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन उसके साथ हमने क्या किया है, क्योंकि अगर आप अलग से हम एक साथ आपको कहेंगे कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं और आप इतनी चीज़ें याद करके आइएगा घर से होमवर्क, तो ऐसा देखिए करता कोई नहीं है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आपको एक तरफ परिभाषाएं पढ़ाई जाएंगी लगातार, और उसी के साथ साथ आपको जो विलोम शब्द हैं, जैसे कि अगर इसमें मैं बात करूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको किस तरह से करनी है। तो इधर अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला है। फिर आप लोगों का क्या है, हिंदी वर्णमाला हो गया, आपका संधि हो गया, समास हो गया, बोलियां हैं, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो ये पोर्शन है इसमें क्या क्या है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, और क्या चीज़ें हैं, कुछ आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा आप लोगों को, मुहावरे हो गया,
लोकोक्ति भी इसी में शामिल हो जाती है। और आपको जो ये क्षेत्रीय विदेशी शब्दावली, क्षेत्रीय और यहाँ पे विदेशी आप लोगों को दिख नहीं रहा है शायद कैमरे में, यहाँ लिख दे रहे हैं विदेशी शब्दावली इत्यादि। तो अच्छा, नीचे का आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं विदेशी शब्दावली ऐसे ही चीज़ें हैं। आप लोगों ने पाठ्यक्रम से तो आप लोग होके गुजरे ही होंगे। तो ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपको दो तरह से, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ से आपको परिभाषाओं वाला जो पार्ट है वो शुरू करते हैं, और साथ साथ में आपको मैं रोज़ 10 विलोम शब्द, जो कि इनमें से एक चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करना नहीं है, क्योंकि देखिए आयोग जो है वो बहुत डिफाइन सिलेबस के साथ परीक्षाएं कराता है। आयोग का यही है कि देखिए उसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा, बहुत डिफाइन पैटर्न के साथ वो पूछता है। खासकर ये जो हिंदी वाला पार्ट है इसमें तो मान लीजिए वैसे सब्जेक्टों में है वो तार्किक क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा जांचता है, लेकिन आयोग खुद यह चाहता है कि हम लोग जो है क्या करें कि ये जो 50 नंबर का पेपर है इसके लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और अगर आप लोग चंद्रा क्लासेस से जुड़े हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप लोग पेपर दे के जब आएंगे तो यही कहेंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे इस मामले में। तो इसी तरह से हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ साथ क्या शुरू हम लोग करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वर्णमाला, और उसी के साथ साथ आपको कुछ विलोम शब्द। और आप लोगों से एक बस रिक्वेस्ट ये है कि जो भी हम लोग लिखवा रहे हैं, मान लीजिए विलोम शब्द लिखवा रहे हैं, आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ने से दिमाग हमारा उतना सक्रिय नहीं रह पाता। अगर आप कोई भी चीज़, ये तो आप बचपन से ही सुन रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ लिख ले रहे हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग को हमेशा कंठस्थ रहती है। तो आप पेज बनाइए, छोटा लिखिए, जैसे मर्जी, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वैसा लिखिए, पर यकीन मानिए जो आप लिखेंगे, क्योंकि मेंस में ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक करके बस निकल जाना है, तो लिखने के साथ आपको बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतनी है। तो यहाँ कोशिश करिए कि आप शुद्ध वर्तनी के साथ, अगर आपको वो शब्द पता हैं तब तो अच्छी बात है, और साथ में अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ छूट जा रहा है कि सर आप इस चीज़ के बारे में कवर नहीं कर पाए या हमारे मन में ये शंका है, तो आप बेझिझक उसे पूछ सकते हैं। और हालांकि मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि हाँ मुझे सब आता है, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी चिंताओं का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं, सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर समय आपके पास बहुत कम है, समय आपके पास कम है तो जाहिर सी बात है कि जब समय कम है तो आपको पढ़ना ज़्यादा है, और ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलना है आपका, और हार्ड वर्क करने से फ़ायदा है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क के साथ आप काम करिए चंद्रा क्लासेस के साथ। तो आज से हम लोग सबसे पहला आपका सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, और उम्मीद यही रहेगी हमारी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन लेना है, हम आपको पर्याप्त समय देंगे। पर्याप्त समय मतलब आप समझ लीजिए कि 20 दिन लगभग से लगभग लगेगा हमको पूरा सिलेबस ख़त्म करने में। और आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप कोशिश ये करिए, अपने दिमाग को एक चीज़ बताइए कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा बनते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने दिमाग को आपको ये समझ के
पढ़ने बैठिए जब भी, तो ये समझ के बैठिए कि आज जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जो अभी देख रहा हूँ, वो मैं अभी याद कर लूँगा और अभी मुझे सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ऐसी बहुत कम चीज़ें होंगी जो सुन के आपको ऐसा लगे कि अरे नहीं ये क्या बता दिया गया। तो समझ के, समझते हुए और साथ साथ पढ़ते हुए, हाँ कोशिश ये करिएगा, शायद आप ये जब देख रहे हैं वीडियो तो आप लोगों में बहुत सारे लोग ये होते हैं कि अच्छा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, मटेरियल तो सारा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम बता रहे हैं कि जितने जल्दी स्पीड फॉरवर्ड करके आप ये सब्जेक्ट देखेंगे, उतना ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उतनी ही जल्दी आप भूल जाएंगे। आप सब्जेक्ट देखिए, आराम से देखिए, थोड़ा बहुत आप स्पीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप समय के अभाव के चलते सारा स्पीड में ही, स्पीड फॉरवर्ड में देख लिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे आप पढ़े रहेंगे। क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत बार इसमें एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप सबको लिखना है। स्पीड फॉरवर्ड कब काम आता है कि जब आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, मान लीजिए देख लिए आप सब, तो उसके बाद परीक्षा में हाँ कुछ आपको दिख गया तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में कि अरे हाँ ये चीज़ पढ़ी थी, हम इसको ट्रिक करके निकल देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यही चीज़ आपको समझना है। और इसीलिए मैं बार बार वो आपको समझा रहा हूँ कि आप जो है वो क्या करिए कि लिखने पे एम्फेसाइज करिए। तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला थोड़े से कम समय को लेते हुए, थोड़ा स्पीड में, थोड़ा सा आपको एक रफ तरीके से, क्योंकि ये न बताना गलती होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने हैं, ये जाहिर सी बात है क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन आने हैं तो इसको ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि आप छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे लगता है कि बिना ज़्यादा मेहनत किए ज़्यादा नंबर आपको दिलाने में सबसे ज़्यादा इसका हाथ रहता है। तो हिंदी वर्णमाला में पहले थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी जो हैं डिफिनीशंस देख लेते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आप डिफिनेशन नहीं देखेंगे, और डिफिनेशन देख ली, क्योंकि डिफिनेशन ऐसा नहीं है कि परीक्षा में आएगा आपके, लेकिन डिफिनेशंस जो होती हैं वो आपके समझ को बढ़ाती हैं। आप समाज में कभी भी आपसे अचानक से कोई पूछ लेगा तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि अरे ये बताओ द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। मान लीजिए ये पूछते भी हैं, लेकिन मतलब ये है कि ये आपको बताने में, ये आपको रट रहे हैं अभी आप, ये रटने में और आसानी, मतलब रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इसे समझ लेंगे। समझ लेंगे कैसे कि उत्क्षिप्त का मतलब है क्या। क्योंकि देखिए अ से लेके अज्ञा तक आता आप सबको होगा, उम्मीद है कुछ लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन आता सबको होगा। तो ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, बस ये है आपने एक तार्किक क्षमता से इसे कभी देखा नहीं। जब आप तार्किक क्षमता से इसको एनालाइज करेंगे तो आपका पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले छोटी छोटी परिभाषाओं से शुरू करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहली परिभाषा और सबसे कॉमन, शायद जिसका हमारे दैनिक जीवन से इतना संबंध है लेकिन शायद वो हमें बताने में बड़ी मुश्किल होती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि इंग्लिश में कहें तो साउंड। व्हाट इज साउंड, क्या है? तो सबसे पहले तो आप समझिए कि, और बस इस पे बहुत कम समय लेते हुए, ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको परिभाषा लिखा के चले जाना, ये भी उचित नहीं होगा आप लोगों के साथ। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में और कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हाँ जो चीज़ है, जो जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकल
लाइफ में इतना जीते हैं, क्या उसका बेसिक हमको थोड़ा सा पता है या नहीं है? तो ध्वनि क्या होती है? अब ऐसे आप कहेंगे कि सर कोई भी आवाज़ हो वो ध्वनि होती है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि परिभाषा का एक नियम है कि जिस चीज़ की आप परिभाषा दे रहे हैं उस शब्द का प्रयोग आप कर नहीं सकते उसमें। तो ध्वनि क्या है? सबसे पहला, हाँ, फिजिक्स के कुछ ऐसे नियम हैं जो इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला एक तो ये तरंग है। ध्वनि एक तरंग है। अब तरंग है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करिए, तरंग है तो उत्पन्न कहाँ से हुई, कैसे उत्पन्न हुई और कहाँ तक जाएगी, ये क्या इसका आगे का काम है? तो अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बातें अलग अलग हैं। हिंदी की जो बात है, तो हम प्राणवायु, श्वास अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं। तो श्वास एक प्राणवायु का आदान प्रदान, श्वास इसको कहते हैं पूरे प्रोसेस को। लेकिन जो आपका है मेनली क्या है? श्वास। अब देखिए, प्राणवायु जो है, प्राणवायु हमारे नासिका मार्ग से अंदर आती है, बाहर जाती है, ठीक है। लेकिन अब उसमें ध्वनि कैसे आ जाती है अचानक से? तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा बाहर मुख से लेके गर्दन तक का पार्ट है, ठीक है, जिसे मुख गुहा से अंदर का भाग हम कहते हैं कंठ तक का, ये अगर बेसिक देखा जाए बहुत, तो 4 भाग में, मतलब मुख गुहा से कहाँ तक? कंठ तक। मुख गुहा से कंठ तक। तो कुछ जगहें निर्धारित हैं, कुछ जगह निर्धारित है, बिल्कुल निर्धारित जगह है, उसमें आपको बिल्कुल। तो हम सबसे, और दूसरी चीज, एक सबसे जनरल क्वेश्चन है जो शायद आप लोगों से कोई भी पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछता, लेकिन पूछना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए। जरूरी क्यों है? क्वेश्चन क्या है? चलिए आज मैं ही आप लोगों से शुरुआत करता हूँ, पूछता हूँ कि ये जो अ से लेके अज्ञा तक का वर्णमाला है, ये इसी ऑर्डर में क्यों है? ऑर्डर यही क्यों है? क्यों दूसरा कोई ऑर्डर नहीं है? क्यों हम किसी दूसरे तरीके से नहीं लिखते? अ के बाद हम प क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? अ के बाद हम सीधे क्षत्रिय वाले श बोलते हैं, क्ष, ठीक है, उस पे क्यों नहीं आ जाते? तो इन सब कॉमन क्वेश्चंस का आंसर जानना शायद कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जब आप ये चीज़ें जानते हैं तो एक समझ विकसित होती है। और पढ़ाई का मेन उद्देश्य यही है कि वो बच्चों में समझ उत्पन्न करे। तो इस वजह से चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो हम लोग परिभाषा की बात कर रहे थे अभी, तो परिभाषा पे ध्यान देते हैं। तो परिभाषा किस तरह से दी जा सकती है? पहले मुख गुहा से कंठ तक का जो स्थान है, वो एक बार हम देखते हैं। सीधे पहले कंठ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंठ आता है। कंठ के बाद, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे हमारे गर्दन से जब यहाँ पे मुड़ गया है, क्योंकि जो हमारा मुख गुहा है
उसका अगर आप शेप देखेंगे तो ऐसे जाके नीचे ऐसे हो गया है, यहाँ आपका कंठ है, समझ लीजिए। ठीक, कंठ है। तो यहाँ से प्राणवायु, क्योंकि यहाँ फेफड़ा है आपका, जो भी है ये तो बायोलॉजी की चीज़ें हैं, तो यहाँ से वायु बाहर निकलती है तो सबसे पहले टकराएगी कहाँ? यहाँ टकराएगी। ये जगह है क्या? मान लीजिए डायग्राम में तो आपको सही से पता नहीं चल रहा होगा, ये जगह कौन सी है? ये जगह वो है जहाँ से हमारा ये जो दांत से लेके कंठ का जो पिछला दांत के पीछे से, जहाँ दांत जो अग्रदंत है आपका, जहाँ से ये उससे लेके कंठ तक मुड़ने तक की बात जो है, उस जगह को हम कहते हैं तालु। तालु कहते हैं। तालु से जब हम आगे आते हैं, अपने दांत के थोड़ा सा मसूड़े को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर, उस जगह को हम कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। उसके बाद और आगे आए अगर हम, तो फिर हम आते हैं दंत पे। फिर हम आते हैं दंत पे, दंत, और दंत के बाद हम आते हैं ओष्ठ पे, ओष्ठ। तो यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोसेस और यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। तो अगर हमें ध्वनि की परिभाषा देनी है तो हमें क्या कहना होगा कि प्राणवायु का, जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी प्राणवायु है, हमारे मुख गुहा से, कंठ से मुख गुहा तक, मतलब कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ, जब हमारी प्राणवायु बाहर निकलते समय उसका मुख गुहा के किसी भी अंग के साथ घर्षण होगा, और उसके साथ घर्षण के पश्चात क्या निकलेगी? घर्षण के पश्चात निकलेगी तरंग, क्योंकि जब कहीं पे घर्षण होगा वहां से एक तरंग उत्पन्न होती है। तो अगर हम ध्वनि की अब सीधे सीधे परिभाषा पे आए तो कहाँ से हो गया? आप लोगों को एक बार बिल्कुल अब ऑर्गेनाइज परिभाषा, जो आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, आप हमको इसलिए लिखना पड़ रहा है, आप शायद एक लाइन में कहेंगे सर एक लाइन में क्यों नहीं बता देते, क्योंकि ये चीज़ें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो वर्णमाला में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होनी ही नहीं है। तो अगर हम बात करें कि सर परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा होगी प्राणवायु का प्राणवायु के मुख गुहा, मुख गुहा के किसी भी अंग लिखे या मुख गुहा लिख दें, प्राणवायु के मुख गुहा से घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न तरंग को ध्वनि कहते हैं। नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, ध्वनि कहते हैं। तो ये हो गई हमारी ध्वनि की परिभाषा, क्योंकि ध्वनि की परिभाषा ही सबसे टफ है। तो यहाँ समझ गए आप लोग, प्राणवायु के मुख गुहा से घर्षण के, मुख गुहा के किसी भी अंग से हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखें। मुख गुहा सिर्फ हमारा यही नहीं है, मुख गुहा हमारा कंठ तक आता है। ठीक,
तो मुख गुहा से घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न तरंग को ध्वनि कहते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला चीज़। तो और दूसरी चीज़ हम फिर देखते हैं अब क्या है। दूसरी चीज़ अब क्या, ध्वनि हो गई। ध्वनि, अब इसके बाद क्या आएगा, वर्ण आएगा। इसके बाद क्या आता है, शब्द आता है। उसके बाद क्या आता है, वाक्य आता है। तो हम लोगों ने देखा कि ध्वनि की परिभाषा क्या हुई। अब आते हैं वर्ण पे। वर्ण की परिभाषा क्या होगी। वर्ण की परिभाषा में अगर सीधे सीधे आपको कहें तो ध्वनि का वह छोटा रूप, छोटी से छोटा, ध्वनि का छोटा से छोटा रूप, छोटा से छोटा जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा आप लोगों को पता ही चल गई कि ध्वनि का वह छोटा से छोटा रूप जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। और उसके बाद रही बात शब्द, तो शब्द की परिभाषा तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे आप लोग, क्योंकि शब्द और वाक्य की परिभाषाएं नॉर्मली बता दी जाती हैं, लेकिन जहाँ हम छोड़ देते हैं, ध्वनि को छोड़ देते हैं और वर्ण को छोड़ देते हैं। शब्द का क्या हो गया, दो या दो से अधिक वर्णों के दो या दो से अधिक वर्ण हो गए, दो या दो से अधिक वर्ण, वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक का मतलब क्या है, ऐसा समूह होना चाहिए जिसका वास्तव में कोई अर्थ हो। अब ऐसा नहीं है कि आप कह दीजिए कि सर हमने ख को मिला दिया और फ को मिला दिया, ये बताइए शब्द हुआ कि नहीं हुआ। तो ये शब्द नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये शब्द इसलिए क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द को ही आप शब्द कह सकते हैं जो सार्थक समूह हो। तो सार्थक समूह, तो बात करें अगर वर्णों के सार्थक समूह को, और बिल्कुल उसी तरह वाक्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्ण, शब्द किसे कहेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को से, और वाक्य किसे कहेंगे, शब्दों के सार्थक समूह को। और ध्वनि किसे कहेंगे, ये तो आपने जान ही लिया, वर्ण इसे कहेंगे, वर्ण हो गया। ध्वनि किसे कहेंगे, आपका ध्वनि कहेंगे वर्ण का वह छोटा से, ध्वनि जो वर्ण है, वर्ण की परिभाषा अगर कोई पूछे तो ध्वनि का वह छोटा से छोटा स्वरूप जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। और ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि की भी अलग परिभाषा है, ये भी आपको बताई गई है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार उसे समझने की ही कोशिश है, ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि याद करने वाली चीज़ें, बस आप समझ गए तो मतलब समझ लीजिए कि आपका इतना क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं, अब सबसे पहली चीज़ कि वर्णमाला में वर्णों का विभाजन कैसे किया गया है। वर्णों का विभाजन कैसे किया गया है। तो वर्णों का विभाजन जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, सब लोग ही जानते होंगे। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन।
इंग्लिश में कहें तो वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब परिभाषा की बात फिर आती है। ऐसा नहीं है कि परिभाषा बिना काम नहीं चलेगा, चल जाएगा काम, बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही आपसे कहा कि शिक्षा का अर्थ ये है कि आपके अंदर समझ को पैदा करे। अगर आप स्वर समझे नहीं हैं तो आप स्वर बता नहीं पाएंगे। अगर कोई भी पूछेगा स्वर किसे कहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अ हो गया, अ से लेके अ तक की जो शब्द हैं, वर्ड हैं, उन्हीं को स्वर कहते हैं। ये कोई परिभाषा नहीं हुई। तो स्वर की परिभाषा जो है वो ध्वनि से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि है तो ये सब तो ध्वनियाँ ही हैं, सब ध्वनियाँ ही हैं। और इस वजह से हम क्या करते हैं, अब परिभाषा बिल्कुल आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कि अब देखिए बेस क्या था, हम लोगों की प्राणवायु जो है वो मुख गुहा से मान लीजिए आ रही थी, ठीक है। तो हमने कहा कि जब कहीं घर्षण होगा, जब कहीं टकराएंगी ये, तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तभी कोई तरंग उठेगी और उसी को हम ध्वनि कहेंगे। तो अब देखा गया कि जब प्राणवायु आ रही है, मान लीजिए फेफड़े से प्राणवायु आ रही है, प्राणवायु अवरोध तो उत्पन्न होना ही है, क्योंकि अवरोध नहीं उत्पन्न होगा तो ध्वनि नहीं आएगी, और ध्वनि उत्पन्न होने के लिए अवरोध होना जरूरी है। लेकिन जहां पे कम से कम अवरोध हो, कम से कम अवरोध, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने के लिए प्राणवायु का मुख गुहा में कम से कम अवरोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक। व्यंजन की परिभाषा तो बड़े आसानी से देते हैं कि वे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर कैसे बोले जाते हैं? मान लीजिए व्यंजन की परिभाषा है, वे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन अब स्वर तो किसी की सहायता से बोले नहीं जाते। तो अब इनकी परिभाषा तब यही हो गई कि जिनके उच्चारण में कम से कम अवरोध या बिना किसी अवरोध के, जिन या दूसरे किसी वर्णों की सहायता से, तो वो तो वर्णों की सहायता की बात तो इसमें आएगी ही नहीं स्वरों में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी परिभाषा देते हैं कि जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। तो ये हो गया कि हाँ, ये परिभाषा हमको अच्छे से पता है, तो हम क्या करेंगे, इसी में से नहीं लगा के इसकी भी परिभाषा बना देंगे। लेकिन जो सटीक परिभाषा होगी वो क्या होगी कि वे शब्द जिनके उच्चारण के लिए हमें प्राणवायु को कम से कम अवरोध या बिना किसी अवरोध के जिसको उच्चारित कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब स्वर हो गए, स्वर की परिभाषा भी हो गई। तो अब आता है स्वर और व्यंजन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि प्रकार क्या होंगे। पहले तो ये लिख लीजिए आप, स्वर हैं क्या क्या। हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं कौन कौन से। तो एक तो अ है, इसका अगर दीर्घ रूप देखेंगे तो आ हो गया। उसके बाद ई है, उसके बाद बड़ी ई हो गया। बड़ी ई बोलते हैं, वैसे इसको बड़ी ई आप लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप आयोग के पेपर की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वही इसकी परिभाषा है, ई ई, ठीक है। उसी प्रकार से ये ऊ हो गया। उसके बाद री है। पहले हमारे वर्णमाला में बड़ी री होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। री हो गया। उसके बाद क्या है, मान लीजिए ए, ऐ, ओ और औ। दो और वर्णों में गिनती होती है, अंग और अ। आप लोग को ये दिख नहीं रहा है, तो
इसको यहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, चलिए, अंग और अह। अब इसको देखिए, इस तरह से लिखने का एक शॉर्ट में और कहें तो याद करने, आपको भी ऐसे कैटेगराइज करने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो स्वरों को अगर ये तो हो गए स्वर। अब स्वरों का विभाजन की बात आती है कि इसको ऐसे लिखा क्यों गया, आखिर कुछ तो सोच के ऐसा ही लिखा गया होगा। मान लीजिए किताब में तो एक लाइन से आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि, और इसका देखें अगर हम, तो स्वरों का विभाजन जो किया गया वो दो तरह से किया गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा। शब्द बड़े ध्यान से लिखिएगा आप। जो ह्रस्व है वो लिखा कैसे जाता है ये आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द कॉमनली लोग गलत लिखते हैं। ये ह्र है, ह्र, जैसे आप प्र लिखते हैं प्रश्न, वैसे ही ये है में ये निशान लगा हुआ है। बहुत सारे लोग नीचे र ही बना देते हैं, ठीक है, तो वो भी एक सही तरीका है, लेकिन जब आप आयोग का पेपर देने जा रहे हैं तो आपसे ये गलतियां शायद उम्मीद नहीं करता आयोग। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका आप लोग बहुत, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पूछेंगे, देखिए बताने के लिए हम यहाँ पे हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि हमें सब आता हो, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। ठीक, तो ये हो गया ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, छोटा, और दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या दीर्घ स्वर, परिभाषा की बात फिर आती है। तो छोटा जैसे कि लिखा है, तो अब देखिए स्वर की परिभाषा ही है कि बिना किसी अवरोध के या कम से कम अवरोध के जो उच्चारित किए जाते हैं। तो छोटा का मतलब ये हुआ कि जिसे ये बेसिकली जो कैटेगरी किया गया है ये अवधि के हिसाब से किया गया है, अवधि। ठीक, बड़ी की मात्रा नहीं, क्योंकि वो बोली हो जाएगी, वो बोली हो जाएगी। तो अवधि, वो अवधि हो जाएगी, ये अवधि है। तो अब क्या है कि और अवधि के हिसाब से, कि मतलब समय के हिसाब से ही किया गया है। तो अब क्या है, ह्रस्व का मतलब क्या हो गया? ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में, उच्चारित करने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में या बोलने में अधिक समय लगता है, वो कौन से स्वर हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे आपके। तो अब ये हो गया, परिभाषा आपको पता चल गई ह्रस्व स्वर की, दीर्घ स्वर की। अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हैं कौन कौन से, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो ये जो जितने भी लिखे हैं, अ, ई, उ, री, ये कौन से स्वर हैं आपके? ह्रस्व स्वर हैं। और बाकी जितने भी हैं आपके पास औ तक, क्योंकि आप देखेंगे इनको बोलने में इनसे अधिक समय लगता है। तो और ये कौन से हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो आप लोग अपने कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको बार बार रटना न पड़े। पता चला आपके पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि और दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, अरे यार 7 था या 8 था या 9 था, पता नहीं, भूल जाते हैं। तो क्योंकि आप जब संख्यात्मक मान पे ध्यान देंगे तब तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि चीज़ें हमेशा याद नहीं रहती। इसलिए आप एक बार अगर समझ गए तो ये कितना हो गया, बस ये 4 हटा देना है। टोटल कितने होते हैं? स्वरों की संख्या के बारे में अभी बात करेंगे, स्वरों की संख्या के बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर और ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो हमारे टोटल स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। 4 और 7 मिलके 11।
अब आप कहेंगे सर ये अंग और अह छूट गया, तो पहले ये स्वरों में इनकी गिनती होती थी, लेकिन क्या है कि हिंदी में भी नए नए तरीके से, जैसे कहते हैं कि पुराने कुछ नियम रहते हैं, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता है तो नियमों में धीरे धीरे परिवर्तन भी होता रहता है। तो परिवर्तन के बाद क्या किया गया कि जो अंग और अह है इन्हें स्वर की श्रेणी में से हटा दिया गया। ऐसा नहीं कि ये पहले स्वर नहीं थे, पहले ये स्वर थे, लेकिन बाद में इन्हें क्या किया गया, स्वर के श्रेणी से हटा दिया गया। अब क्या है, तो इन्हें एक नया नाम दिया गया। नया नाम इनका क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह। चलिए ठीक है, इसका नाम आप लोग यहाँ भी लिख लीजिएगा, ये हो गया होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होना है आगे, फिर किस तरह से हमें आगे अप्रोच रखनी है। तो हमारा अगर सार की हम बात करें तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। ठीक, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। और इसी तरह से दीर्घ स्वर जो हैं वो कितने हो गए, 7। कौन कौन से, नाम आप लोग साथ साथ में बोलते रहिएगा, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। बस। तो अब संख्या की बात करें तो टोटल स्वरों की संख्या अगर टोटल कर लें, टोटल स्वर कितने हो गए, 7 4 11। अब कई क्वेश्चन आपके इसके क्लियर हो गए होंगे, स्वरों की संख्या क्या होती है, उसके बाद दीर्घ स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं। ठीक, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, या तो ये चीज़ें तो पता ही होंगी, बस समझ गए हैं। तो अब बात करते हैं बेसिकली। अब तक जो आपने पढ़ा उससे शायद एक आध क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये चीज़ें आपकी समझ को बढ़ाने के लिए थी। और ये अगर मैं बिना पढ़ाए निकल जाता, देखिए मेरा काम ये है कि आपको ठोस और बिल्कुल गेनिंग नॉलेज देना है, कि जिससे कि आप पेपर में भी आप अच्छा परफॉर्म करें, और साथ साथ में भले ही, क्योंकि सीखा हर पल जाता है। ऐसा नहीं कि सर एक महीने का समय है, इसमें तो आप इतना थियोरेटिकल बता रहे हैं कि इससे तो सीखें कि अब नंबर लाएं। तो मेरा भरोसा रखिए, मुझे अपने ऊपर भी भरोसा है, और आप लोग भी इतना भरोसा रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर ना आए इसमें। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा है कि चंद्रा क्लासेस बहुत ही भरोसे के साथ काम कर रहा है। तो इसी प्रकार अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में स्वर तो हो गया, व्यंजन भी हो गया। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान तो मैंने आपको पहले ही जैसा कि बताया कि, और उच्चारण स्थान में क्या होना है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि प्राणवायु कहीं से टकराएगी, जहाँ घर्षण होगा वहीं से तरंग उठेगी और वहीं से कोई भी शब्द उच्चारित होगा। तो अभी हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, मैंने आपको पहले इसीलिए समझाया था क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि हाँ कि प्राणवायु हमारी जो है वो टकरा कहाँ रही है, वहीं से शब्द उत्पन्न होते हैं, वहीं से वर्ण उत्पन्न होंगे, और उन वर्णों का क्रम भी उसी प्रकार से चलता रहता है। ठीक, तो आप लोग जो है ये बिल्कुल नोट कर लीजिए साथ साथ में। जैसे मान लीजिए पहले
अ आया है, तो अ के पहले आने का एक कारण है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो हमारी प्राणवायु है वो सबसे पहले अगर टकराएगी तो कहाँ टकराएगी? कंठ। कंठ जो है, कंठ अगर आप देखेंगे इसको, अगर इंग्लिश में बोले तो कहते हैं लैरिंग्स बोलते हैं, जो कि सोर्स ऑफ साउंड है। तो सबसे पहले जब सोर्स ऑफ साउंड यहीं टकरा रहा है, तो जब सोर्स ऑफ जो हमारा ये एपिग्लोटिस आप लोग देख रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब सबसे पहली टकराव वहीं पे होती है, और इसीलिए कंठ को जो है वो सोर्स ऑफ साउंड मतलब कि उद्गम माना जाता है ध्वनि का। तो सबसे पहले जो है वो टकराएगी कहाँ पे? अगर हम ऐसे लिखें तो सबसे पहले टकराएगी कंठ पे, फिर किस पे टकराएगी? तालु पे, फिर किस पे टकराएगी? मूर्धन्य पे, और उसके बाद कहाँ टकराएगी? फिर दांत और होंठ, तो मान लीजिए दंत हो गया, और फिर ओष्ठ पे। तो इनको बिल्कुल उसी क्रम में रखा भी गया है। अब जैसे मान लीजिए तो जो कंठ से होने वाले हैं वो हैं अ और आ, ठीक। फिर आए तालु की बात आए तो तालु की जो बात है, तालु से कौन कौन से निकलेंगे? ई और ई, ठीक। फिर मूर्धन्य से कौन से आएंगे? अब कौन सा बच रहा है, देख रहे हैं आप सब? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये आप कहेंगे सर ये दोनों एक ही जगह से क्यों निकल रहे हैं? तो जैसा कि आपने देखा होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में सिर्फ एक कॉमन सा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है समय का, कि जो बहुत जल्दी निकल जा रहा है वो ह्रस्व स्वर है, और जो देर से निकल रहा है वो दीर्घ स्वर है। तो इसीलिए अगर और अ और आ जो हैं वो एक ही तरह के स्वर हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ समय के ही आधार पर इसमें भेद किया जा सकता है, और दूसरा कोई प्रकार नहीं है। तो इसलिए कंठ से अ और आ दोनों एक साथ निकलते हैं, ई और ई एक साथ निकलते हैं। मूर्धन्य से फिर क्या बचेगा? मूर्धन्य से फिर आता है जो आपके वर्णमाला में है री। अब उसके बाद दंत से एक्चुअली क्या है कि जब आप प्राणवायु को रोक रहे हैं, प्राणवायु को जब आप बाहर छोड़ रहे हैं, तो जब हम दंत को अगर हम बंद करते हैं तो हो सकता था, आप कहेंगे सर कि और दंत से तो कोई शायद स्वर निकलता नहीं है। उसका एक कारण ये है कि प्राणवायु के स्वर की परिभाषा में उसका कारण छुपा है। परिभाषा क्या है? कि उसके मार्ग में अवरोध कम से कम होना चाहिए। अगर आप दंत से टकरा रही है आपकी प्राणवायु, तो उसके मार्ग में अवरोध अधिक है, ठीक है। तो अगला हमारा क्या बचता है? ओष्ठ बचता है। ओष्ठ में क्या है? उ और उ, ठीक है। तो ये आपके इतने स्वरों के आपको उच्चारण स्थान पता चल गए। तो आप एक बार इसको नोट भी कर लीजिए, और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप सब समझ भी गए होंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि एक बार थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, शायद माइक में थोड़ी दिक्कत थी। तो अब क्या करते हैं कि अब ये हमारा सॉरी और बाकी के जो स्वर हैं उनके भी अब देख लेते हैं। तो इसे आप उम्मीद है कि नोट कर चुके होंगे, तो इसे हम मिटाते हैं। तो इसे मिटाने के साथ साथ अब देखते हैं। अब देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्राणवायु है वो तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती किए, नहीं नहीं आपको यहीं टकराना है, यहाँ नहीं आप टकरा सकते, तो ऐसा तो है नहीं। तो फिर क्या होता है, तो एक बार हम अगर फिर से ये लिख लें, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, और साथ में क्या है?
दंत है और ओष्ठ है। तो अभी स्वर की बात हम कर रहे हैं, तो अभी दंत को अगर हम हटा दें, क्योंकि दंत से हमारे किसी स्वर का वो नहीं है, तो ओष्ठ है। अब देखिए, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे जो हैं, कंठ से तो हमारी आवाज़ निकल ही रही है, कंठ से तो है, तो जो बाकी के स्वर हैं उसमें एक समस्या ये है कि वो सिर्फ, अब क्योंकि देखिए जो जितनी भी जगहें थी, चाहे आपका कंठ हो, ताल हो, मूर्धन्य हो, ओष्ठ हो या दंत हो, उन सब से आपकी प्राणवायु टकरा चुकी है। टकरा चुकी है इसका मतलब क्या है, आपको रिजल्टेंट जो वर्ड मिलने थे वो मिल चुके हैं। लेकिन आप तो स्वर तो और भी हैं, स्वर और भी हैं, तो क्या होता है कि पॉसिबिलिटी की बात होती है कि अगर मान लीजिए कि हमारी जो हमारी प्राणवायु है वो कंठ और तालु दोनों के साथ एक साथ टकराती है, जब दोनों के साथ एक साथ टकराती है तो हमारे दो और नए स्वर मिलते हैं, जो कौन से हैं, ए और ए। सेम उसी प्रकार जब फिर उसके बाद मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य को वैसे छोड़ देते हैं। फिर जब हमारा कंठ और ओष्ठ के साथ प्राणवायु टकराती है तो क्या बनता है, तो हमारे दो कौन से नए, ओ और औ। तो इससे तो आपको एक क्वेश्चन मिलना बहुत अनिवार्य है किसी भी एग्जाम में, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो आज हमने देखा कि और सभी जो स्वर हैं तो इनका जो है ए और ए का जो हो गया वो कौन सा हो गया, कंठ तालव्य, उच्चारण स्थान, और ओ और औ का क्या हो गया, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी जो अंग और अह हैं इनको हमने किस उसमें डाल दिया है, अह, अयोगवा। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। जब अंग की बात करें तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखेंगे तो कहाँ से हो रहा है, नासिका से है, ठीक है। तो वो अह जो है वो उसका क्या है, उसका कोई उच्चारण स्थान नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर आप मान लीजिए सांस छोड़ भी रहे हैं या सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं बेसिकली, तो सांस छोड़ने के आप देखेंगे कि जो नॉर्मल जो ध्वनि है वो भी आराम से ही है, तो वो उसी में है कि अगर आप कंठ से ही इसका जो भी कंठ से ही माने तो कंठ से ही मान सकते हैं, वरना इसका उच्चारण स्थान वैसे पूछा नहीं जाता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इतने चीज़ में आप लोगों का क्लियर है कि स्वर का उच्चारण स्थान जो है, स्वर क्या हैं, कितने हैं। हाँ, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपके कुछ जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि ये पूछ लेते हैं कि विपरीत स्वर, समृद्ध स्वर, ठीक है, ये सब आपको बताए जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोड़ा जाएगा। लेकिन क्या है, पहले जब आपका कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि पहले एक चीज़ और बची है, उससे क्या करना है कि उसमें बचा ये है कि हमारे व्यंजनों का भी अभी पता है, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत है वो स्वर में ही है, क्योंकि स्वर में जब आप एक बार क्या है कि अभी ये आपका पैटर्न सेट हो रहा है, जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि हाँ क्या चल रहा है, बिल्कुल साइंस की तरह है, ये चल क्या रहा है कि हाँ प्राणवायु निकल रही है, एक जगह टकरा रही है, हाँ ये चीज़ इस वजह से उत्पन्न हो रहा है। जब आप ऐसा एक बार समझ जाएंगे तो आपको आगे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम ये चंद्रा क्लासेज ये चाह रहा है कि जो आपका हिंदी वर्णमाला का पोर्शन है वो तो ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, और 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, उससे कम में ही आपका जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन साथ साथ जो आपका याद करने वाला पोर्शन है उसमें भी आप सब थोड़ा सा ध्यान दें। तो उसके लिए शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है आपको। मैं सोच रहा हूँ 10-10 शब्द अगर आप लिख रहे हैं तब भी डेली क्या है कि वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आयोग वही प्रश्न बार बार पूछता है, तो जिनको आ रहा है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा
कि आप सब ये नोट करिए, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे, क्योंकि लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि देखने पे याद आ जाए चीज़ें, वहाँ डायरेक्ट पूछेगा इसका विलोम क्या है, तो आपको लिखना है वो चीज़। तो इसलिए आप जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठे ही हैं, तो एक अलग जगह से मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप थोड़ा अलग नोट करें। तो एक अलग जगह आप सब नोट करिए, और मैं आपको ज़्यादा नहीं 10 शब्द विलोम लिखवा देता हूँ, जिसमें क्या है जो आप लोग उम्मीद है, और रोज़ याद, डेली अगर नहीं याद करेंगे तो बाद में समय नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अपने दिमाग को ये बैठा के बिल्कुल समझा दीजिए कि जो करना है लेक्चर देखते वक्त ही हो जाना चाहिए, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। तो विलोम आप लोग देख लीजिए। एक तो सबसे पहला है यहाँ एक साइड कॉलम बना देते हैं, शब्द और विलोम। पहला शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम अगर आप लोग को आता है तो आप सब अपने मन से लिख सकते हैं, वरना मैं तो लिखूंगा ही। ठीक है, दूसरा शब्द है, पहले मैं आपको एक मौका देता हूं कि अगर आपको आ रहा है तब तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप इससे अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सोच रहे हो आप सब कि अरे सर तो ऐसा शब्द लेके आए हैं जो शायद पता नहीं पूछेगा कि नहीं, ये आयोग में बहुत रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अस्थावर। उसके बाद क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तो आप मतलब नोट ही कर लीजिए, श्री गणेश कहते हैं। ठीक, ये तो मतलब बहुत सुना होगा आपने। उसके बाद है आपका अस्थावर है, फिर विधि है, विधि है। विधि के बाद आप लोग नोट करिए, एक शब्द है अमित, एक शब्द है इप्सित। इप्सित। अगला शब्द नोट करिए ईशान। बहुत सारे लोगों का नाम भी होगा, और इसका एक विलोम भी आप लोग मतलब शायद उनको नाम का मतलब उतने अच्छे से ना पता हो जो हिंदी में इसका मतलब है। उसके बाद है एक वर्ड है प्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष हो गया। विलोम की बात 8 हो गया, 9, 10 और 11 आप लोग को यहाँ दिख रहा है। तो और जो 3 शब्द हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। एक है अधिकृत। अधिकृत, इसका शायद आप लोग, अच्छा ठीक है, अधिकृत हो गया। एक है आप लोगों का आमिष, या इसी को सामिस भी बोलते हैं। ठीक, आमिष हो गया या सामिस हो गया, इसका विलोम। और एक शब्द आपका है प्राची। ठीक, तो विलोम की बात करें तो इसको ऐसा करते हैं, 2 भाग में कर देते हैं, इसका विलोम इधर हो जाएगा और इसका हम इधर लिख देते हैं। तो निषिद्ध का आप लोग लिख चुके होंगे, अगर आपको वो चीज़ आ रही है तो आप लोग लिख चुके होंगे। तो जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन, लेकिन कॉपी पे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, निषिद्ध का है विहित, अस्थावर का जंगम, श्री गणेश का है इति श्री। ठीक, क्योंकि क्या है, अगर मान लीजिए श्री का कहीं कहीं होता है, अथ का होता है तो इति हो जाता है। ठीक है, और विधि है, विधि का है निषेध।
अमित का मतलब क्या होता है? ये जब मैं कल आप लोगों को एक बार विलोम आप लोगों से पूछूंगा कि हाँ आप लोग कितना हो गया था आप लोगों का कितना नहीं, तो अगर उसमें से किसी का भी ऐसा है जो आपको मतलब नहीं पता तो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इप्सित है, इप्सित का अनिप्सित, ये बहुत ध्यान से लिखिएगा आप लोग, क्योंकि क्या है इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और उसके बाद ईशान, ईशान का नैऋत्य, ठीक। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, ठीक। अधिकृत, अधिकृत का जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत, ये सही शब्द है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको क्या है, इसको मैं इसलिए लिखा क्योंकि ये लिखने में गलती हो जाता है, ठीक। क्योंकि लोग इसको लिखते हैं अनाधिकृत लिखते हैं, और जैसे ही आप ये लिखेंगे, क्योंकि ये आपके वर्तनी शुद्ध में भी आ सकता है कि अधिकृत है या अनाधिकृत है या अनधिकृत है, ठीक है। ये हो गया। आमिष का होता है निरामिष, क्योंकि विकल्प में आपको क्या रहता है, आमिष दिया रहता है और विकल्प में सामिष दे देता है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं हाँ ये मिल रहा है तो क्या करें इसी को वो कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और है प्राची, प्राची का है प्रतीची, ठीक है, ये आपका इधर है, ठीक। तो बाकी ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे कोशिश करिएगा याद भी करिए, ठीक है। तो बाकी और धन्यवाद आप लोगों का, फिर आगे हम लोग मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।